जीवन परिचय मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्र कवि के नाम से विख्यात कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव जिला झांसी में 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी को हुआ था। गुप्त जी आधुनिक काल के कवियों में सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं। जरूर याद रखना जो गुप्त जी हैं उन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता है। इनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका पिता का नाम रामचरण था, जो कि राम भक्त और काव्य प्रेमी थे। आपके काव्य प्रेम की छाया का प्रभाव गुप्त जी के जीवन भर भी पड़ा। कालांतर में गुप्त जी महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपना गुरु मानने लगे। मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती नामक काव्य ग्रंथ की रचना की, जिसका श्रेय आपके गुरु द्विवेदी जी को जाता है। इस काव्य ग्रंथ में गुप्त जी ने युवाओं को देश प्रेम को संदेश दिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन में भी गुप्त जी ने हिस्सा लिया। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से काव्य रचना करते गए। काव्य रचना करने के बाद ये देश प्रेम में भी भाग लिए, भारत भारती भी लिखे। हालांकि इनके गुरु जो थे महावीर प्रसाद जी को अपना इसने गुरु बनाए। लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन में भी गुप्त जी ने हिस्सा लिया। लगभग समस्त रचनाएं देश प्रेम, समाज सुधार जैसे मुद्दों ही केंद्रित रही। यानी उन्हें इन विषय पर लिखने के कारण ही आपको राष्ट्र कवि कहा जाता है। माने ही ज़्यादा कविताएं राष्ट्र के नाम ही लिखा करते थे, इसलिए इनको राष्ट्र कवि के नाम से कहा जाता है। गुप्ता जी ने भारत सरकार ने सन 1954 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। इसकी तहकीक वह 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए और काव्य साधना करते हुए मैथिली शरण गुप्त जी का मृत्यु 12 दिसंबर 1934 ईस्वी को हो गई। मैंने 12 दिसंबर इतना को। साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। गुप्त जी के लेखन काल के प्रारंभिक दौर में इनकी रचनाएं कोलकाता से प्रकाशित पत्रिका वैश्वपरकारक में प्रकाशित होती थी। इसके बाद इनकी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में भी प्रकाशित होने लगी। इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन सन 1909 में हुआ था। हिंदी साहित्य जगत को गुप्त जी ने साकेत नामक महाकाव्य दिया है, जिसके लिए यह संसार सदैव आपको ऋणी रहेगा। देख रहे हैं, साकेत जो कविता लिखे हैं, वह साकेत जो महाकाव्य लिखे हैं, उसको हमेशा देश ऋणी रहेगा। गुप्त जी ने अनेक कवियाँ कृतियों अनेक कविताओं कृतियों के बारे में लिखा है। खड़ी बोली के विकास में गुप्त जी का सहयोग बहुत अधिक है। इनकी ज़्यादातर कविताएं हमें रामायण महाभारत और बुद्ध के समय की दिखाई देती हैं और साथ ही उस समय के प्रसिद्ध इंसानों का चित्रण भी हमें इनकी कविताओं में दिखाई देता है। और मैं जो भी ये लिखते थे रामायण वगैरह सब उस समय रामायण महाभारत और जो महात्मा बुद्ध संबंधी जो घटनाएँ घटी होती थी उसी समय ये लिखा करते थे। आगे देखिए, इसमें कहते हैं लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का वर्णन भी दिखाई देता है। साथ ही इनकी दूसरी रचना जैसे यशोधरा में गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा का भी वर्णन ये दिखाई देता है। महाकाव्य में क्या लिखे साकेत और यशोधरा देख लेना, प्रश्न पूछा जाता है कि इनके कितना महाकाव्य होते हैं, तो 2 साकेत और यशोधरा। जयदत्त व भारत भारती पंचवटी द्वापर सुजान नहुस अंजलि अर्ध अचित अर्जन और विसर्ग काबा और करबला किसान पुराण गीत गुरु वेद बहादुर मुस्कुल जय भारत झंकार पृथ्वी पुत्र मेघनाथ तथा सब इनकी रचनाएं। नाटक में रंग में भंग राजा प्रजा वन वैभव विकट भव्य वैतालिक शक्ति सनदी स्वादेश संगीत हिडिम्बा हिंद सब इनकी रचनाएं हैं। देख रहे हैं बहुत सारे रचनाएं लिखे हैं। अधिकतर रचनाएं ये कविताओं में ही लिखे। अधिकतर रचनाएं देश प्रेम पर आधारित होती है। काव्यगत विशेषता देख लेते हैं। गुप्त जी के काव्य में राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता है। इनमें भारत के गौरवमय अतीत के इतिहास और भारत संस्कृति के महत्व का भोज प्रतिपादन किया। इन्होंने अपने काव्य में पारिवारिक जीवन को भी यथोचित महत्ता प्रदान की है और नारी मात्र को विशेष महत्व प्रदान किया है। गुप्त जी ने ये तमाम प्रकार के प्रबंधक काव्य तथा मुक्तक काव्य दोनों की रचनाएं शब्द शक्ति और अलंकारों के सक्षम प्रयोग के साथ मुहावरे को भी याद किया जाए। तो अब सवाल के हिंदी साहित्य में गुप्त जी का स्थान देखो। गुप्त जी ने जो हिंदी जगत को सेवा किया है उसका स्थान हमेशा रहता रहेगा। अपने हिम्मत से, अपनी ताकत से और अपने ही संघर्ष
के बल पर जीवन में यश सफलता अर्जित करने वाले थे। ये सक्रिय कवि थे। मित्र पाठकों से उनका सेनानियों को लेकर आम नेताओं और आम जनता तक इनकी कविताएं और इनकी प्रेरणा की पैठ रही। ये सब आपका है। इन शब्दों के साथ आज हम लोग खत्म करते हैं। धन्यवाद।